दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। इस तरह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, वीवीआई इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या लिखा है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। चाहे वो आपको कारण पूछे या फिर प्रभाव पूछे, परिणाम पूछे, लेकिन क्वेश्चन आएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लिए ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप तैयारी कर सके अच्छे से, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। ठीक है, और वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले इसके परिचय को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। भूस्खलन के मतलब को समझते हैं, भूस्खलन क्या होता है। एक परिचय के माध्यम से समझते हैं कि भूस्खलन क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, क्या लिखा है कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जिसमें पृथ्वी की सतह का कोई हिस्सा जैसे चट्टाने, मिट्टी, मलबा या बर्फ अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने लगता है। भूस्खलन का मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है, तो पृथ्वी का कोई भी सतह, पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जो है, चाहे वो बर्फ हो, पहाड़ी हो, चट्टान हो, मिट्टी हो, मलबा हो या फिर कोई भी पृथ्वी का सतह का कोई भी चीज हो, कोई भी हिस्सा हो, वो क्या है तो अचानक से ढहने लगे, अचानक से खिसकने लगे, ढह जाए। ठीक है, उसी को भूस्खलन कहा जाता है। आगे लिखा है कि यह घटनाएं प्रायः पर्वतीय या ढलान वाले क्षेत्रों में होती हैं और इसके कारण जान माल की भारी क्षति हो सकती है। ये जो घटना है वो कहाँ पर होता है, तो प्रायः पर्वतीय या फिर ढलान वाले क्षेत्रों में देखा जाता है, होता है। ठीक है, और इसके कारण जान माल की भारी क्षति हो सकती है। तो ये हमारा एक भूस्खलन के लिए एक परिचय हो गया। इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। आइए समझते हैं भूस्खलन के तात्पर्य को, भूस्खलन के अर्थ को, भूस्खलन के मतलब को। ठीक है, भूस्खलन के तात्पर्य को, भूस्खलन से क्या तात्पर्य उसको समझते हैं। लिखा है भूस्खलन का अर्थ, चाहे वो अर्थ पूछे, तात्पर्य पूछे, मतलब पूछे, ठीक है, सारा एक ही मतलब होता है। क्या लिखा है कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का गुरुत्वाकर्षण के अचानक नीचे खिसक जाना, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अचानक नीचे खिसक जाना। ठीक है, ढह जाना या फिर गिर जाना कह लीजिए, लुढ़क जाना, खिसक जाना। ठीक है, यह घटना विशेष रूप से उन स्थानों पर होती है जहां मिट्टी कमजोर होती है या लगातार बारिश, भूकंप, वनों की कटाई आदि ने भू संरचना को अस्थिर कर दिया होता है। ये जो घटना है वो कहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पर मिट्टी कमजोर हो, जहाँ पर लगातार बारिश हो, भूकंप की समस्याएं रहती हो, या फिर जो जहाँ पर वनों की कटाई अधिक हो जिसके कारण भू संरचना जो है अस्थिर हो गया होगा, वहाँ पर भूस्खलन की समस्याएं ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक भूस्खलन का अर्थ हो गया और कहाँ पर ये देखा जाता है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं भूस्खलन के प्रमुख कारणों को कि भूस्खलन क्यों होता है, भूस्खलन किसके कारण होता है। ठीक है, सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। भूस्खलन प्राकृतिक कारण कैसे, तो अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण भी हो सकता है। जैसे भारी या लगातार वर्षा मिट्टी के पकड़ को ढीला कर देती है जिससे ढलान पर स्थित मिट्टी और चट्टानें खिसकने लगती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण भी हो सकता है। जैसे लगातार अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर लगातार बारिश हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, कई बार क्या होता है तो जो पहाड़ी क्षेत्र का, पहाड़ का जो मिट्टी होता है वो अचानक से खिसक जाता है, धसक जाता है। ठीक है, धंस जाता है कह लीजिए। जिस तरह का ढलान रहता है उधर रोड में या फिर जो गाँव बसा हुआ है उधर चला जाता है, या फिर अगर वहाँ पर गाँव नहीं है तो क्या होगा, मिट्टी तो धसेगा ही धसेगा। उसी को जो भूस्खलन कहा जाता है और ये अत्यधिक वर्षा के कारण हो सकता है। सबसे पहले लिखा है भूकंप, तो भूकंप के कारण भी हो सकता है। जमीन के कंपन से अस्थिर ढलान और चट्टानें खिसक जाती हैं। मान लीजिए कि अत्यधिक वर्षा हुआ और अगर वहाँ पर भूकंप आ गया तो क्या होगा, पहले तो मिट्टी जो है ढीली पड़ गई थी भीगते हुए, उसके बाद अगर थोड़ा सा भूकंप आ जाता है तो जमीन के कंपन से अस्थिर ढलान और चट्टानें खिसक जाती है। जमीन के कंपन से क्या होगा, जो अस्थिर ढलान है और चट्टान है वो खिसक जाता है, तो भूकंप एक कारण हो गया। दूसरा है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, इससे उत्पन्न गर्मी, कंपन और लावा प्रवाह आसपास की भूमि को अस्थिर बना देते हैं। इसके कारण भी भूस्खलन हो सकता है। इससे क्या होता है, तो गर्मी उत्पन्न हो जाता है, कंपन और लावा प्रवाह आसपास की भूमि को अस्थिर बना देता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण, तो ढलान पर स्थिर मिट्टी या चट्टानों पर गुरुत्व बल लगातार कार्य करता है जो उचित परिस्थिति में भूस्खलन का कारण बन सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ लटक रहा हो तो वो कोशिश करता है कि नीचे गिर जाए। ठीक है, वो उसकी कोशिश क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, उसको खींचते रहता है। मान लीजिए पहाड़ कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि ये पहाड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है लगातार यहाँ पर बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है,
तो यहाँ का जो मिट्टी वो कमजोर हो गया, और किसी तरह से अगर भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, कभी कभी ये अपने आप ही खिसक के यहाँ पर आ जाता है। और अगर मान लीजिए कि ये पूरा सड़क है, ये सड़क है मान लीजिए, तो क्या होगा, ये मिट्टी जो यहाँ पर ढह के आ जाएगा, तो इसके कारण परिवहन भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, जो परिवहन है वो भी बंद हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसके जो है नीचे नीचे गांव है, बस्ती बसा हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा, तो बस्ती का भी नुकसान होगा। इस तरह से बहुत बहुत सारे इसके नुकसान है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपका पहला कारण हो गया भूस्खलन का। दूसरा है मानव जनित कारण। ठीक है, मानव जनित कारण उसको समझते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव जनित कारण, उसको समझते हैं। वनों की कटाई, इसमें क्या है, तो वनों की कटाई, पेड़ जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांधे रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी ढीली हो जाती है और खिसकने लगती है। पहला हमने देखा प्राकृतिक कारण, जो अत्यधिक वर्षा के कारण होता है, जहाँ पर आपने देखा कि भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी या गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे मानव जनित कारण जैसे भूस्खलन होता है, तो वनों की कटाई एक कारण हो सकता है। इसमें अनियोजित निर्माण हो सकता है। ठीक है, अनियोजित निर्माण, जैसे तैसे हम लोग घर बनाते हैं, कोई नियोजित निर्माण नहीं है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें, होटल या अन्य निर्माण कार्य भूमि को कमजोर बना देते हैं, तो अनियोजित निर्माण भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है हमारा खनन और विस्फोटक प्रयोग। जो खनन और विस्फोटक प्रयोग, खनन के कारण क्या है, खनन जब करते हैं, कोई भी खनिज निकालते हैं तो गड्ढा खोद के निकालते हैं। ठीक है, और जो नीचे वो पूरा खदान टाइप का बन जाता है, खोल बन जाता है, खोल। ठीक है, विस्फोट प्रयोग इसका हो सकता है, तो चट्टानों को तोड़ने और खनन में उपयोग किए गए विस्फोट भूमि को अस्थिर करते हैं। इसके कारण भूस्खलन हो सकता है। जैसे कि आपने कोयला का खदान देखा होगा अगर, तो कोयले के खदान जो सुरंग बना के निकालते हैं, चोरी से लोग निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कई बार वो जो धरती होता है वो धंस जाता है, तो ये इसी कारण होता है, भूस्खलन इसी कारण होता है। अगला जो कारण है इसका वो जलवायु परिवर्तन। तो मौसम में तीव्र बदलाव, विशेषकर अत्यधिक बारिश और सूखे की बदलती आवृत्ति भी भूस्खलन को बढ़ावा देती है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन हो सकता है। ये कुछ प्राकृतिक और मानव जनित कारण को हमने देखा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इसके प्रभाव को। भूस्खलन के प्रभाव, भूस्खलन के प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहला मानव जीवन पर इसका प्रभाव। तो मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है उसको समझते हैं। अचानक होने वाला भूस्खलन लोगों की जान ले सकता है। घर, स्कूल, अस्पताल जैसे ढांचे मलबे में दब सकते हैं। यातायात अवरुद्ध होने से राहत कार्यों में बाधा आ सकती है। मान लीजिए कि कहीं पे भूस्खलन, जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था वो पहाड़ वाला, ठीक है, मान लीजिए ये हिस्सा आपका ढह गया और यहाँ पर गांव बस्ती बसा हुआ था, लेकिन ये मार्ग जो है एक ही था। अब यहाँ पर मिट्टी आ गया पूरा, इससे क्या होगा, तो जो नुकसान गांव में हुआ उसके अगर उसको भरपाई करने के लिए मान लीजिए एम्बुलेंस आ रहा है या फिर कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी सेवा आ रहा है, तो बाय रोड तो नहीं आ सकता क्योंकि रोड वो पूरा खत्म हो चुका है, जाम हो चुका है। तो इससे क्या होगा, तो यातायात अवरुद्ध होने से राहत कार्यों में बाधा आती है। समझिए क्या लिखा है, अचानक होने वाला भूस्खलन लोगों की जान ले सकता है। घर, स्कूल, अस्पताल जैसे ढांचे मलबे में दब सकते हैं। यातायात अवरुद्ध होने से राहत कार्यों में बाधा आती है। गांव में स्कूल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, या फिर कोई भी तालाब हो सकता है, या फिर जो पानी जल स्रोत है वो धंस सकता है। ठीक है, तो इस तरह से समस्याएं आती है। फिर हम लोग जानेंगे आर्थिक प्रभाव को। इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो सड़कें, रेलवे लाइन, पुल, भवन आदि का भारी नुकसान होता है। इसको आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आर्थिक प्रभाव लिखें, इसका मतलब नहीं कि आप भी आर्थिक प्रभाव लिखें, जरूरी नहीं, तो आप लिख सकते हैं रेलवे सड़क लाइन का ध्वस्त होना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कई तरह का कारण है, कई तरह के प्रभाव है जिसको आप खुद से लिख सकते हैं। आप बस समझिए कि आपको लिखना किस तरह से है। लिखा है सड़कें, रेलवे लाइन, पुल, वाहन, भवन आदि का भारी नुकसान होता है। कृषि भूमि नष्ट हो जाती है जिससे किसानों को नुकसान होता है। पुनर्निर्माण कार्यों पर सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है, और जो पुनर्निर्माण कार्य उस पर सरकार को भारी खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप कृषि को अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आर्थिक प्रभाव में सारा कुछ लिख दिए हैं। तीसरा जो इसका प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव लिखा है मिट्टी का कटाव और प्राकृतिक संतुलन में व्यवधान आ सकता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव, प्राकृतिक संतुलन में व्यवधान आ सकता है। जल स्रोतों का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ती है। वन्य जीवन और जैव विविधता पर संकट आ सकता है। क्या है, वन्य जीवन और जैव विविधता पर संकट आता है, तो पर्यावरणीय प्रभाव देखा जाता है। फिर अगला है सामाजिक प्रभाव। तो लोग अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। लोग जो अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं प्रभावित होती है। मानसिक तनाव और डर का माहौल बनता है, मानसिक तनाव और डर का माहौल बन जाता है। इस विस्तार से लिख सकते हैं। बस अब समझिए कि लिखना किस तरह से, लिखना क्या है। इसको चाहे तो आप और विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 ही पॉइंट लिखा हुआ था, इसको चाहे तो आप विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं। निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है
जिसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, जिसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। लेकिन इसका जो खतरा है, इसका जो जोखिम, उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वनीकरण को बढ़ावा देना, मतलब जो हम लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के बजाय पेड़ों को लगाना, ठीक है। वनीकरण को बढ़ावा देना, पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रित निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रित निर्माण जैसे नियमित भवन का निर्माण करते हैं, मतलब कोई भी नियंत्रण नहीं है, कहाँ बनाना है नहीं बनाना है, कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो उसको बंद करना। पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रित निर्माण करना, वैज्ञानिक भू निर्माण योजनाओं का पालन करना, और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, और आपदा से पूर्ण जो चेतावनी प्रणाली है उसका विकास करना। तो इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इन आपदाओं से बच सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि यदि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले तो भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेगा तो, कहने का मतलब जंगल को जिस तरह से काटा जा रहा है उस तरह से ना काटा जाए। जैसे आज सड़क हाईवे बनाने के लिए भी जंगल को काट दिया जाता है, तो उस तरह से वही कहा जा रहा है कि यदि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले तो भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में वीडियो पर एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।